प्रतापगढ़ में पुलिस ने 50-50 हजार के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोनों बदमाश हत्या के मामले में फरार चल रहे थे और एसटीएफ प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र के नागपुर से दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर दिसंबर 2024 को गोली मारकर हत्या का आरोप है। तब से दोनों बदमाश फरार है और एडीजी जोन प्रयागराज ने इनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। उक्त में दो अभियुक्तों के खिलाफ श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज जोन द्वारा 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें जुनैद अहमद और परवेज अहमद पुत्रगण जुबैर जो शिवरा मानधाता के निवासी हैं को एसटीएफ प्रयागराज यूनिट द्वारा मानधाता पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी नागपुर महाराष्ट्र से की गई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और बता दें, बागपत में महिला ने पंचों के सामने ही एक महिला ने दामाद के भाई की पिटाई कर दी है। और दरअसल बेटी का रिश्ता टूटने से महिला लड़के वालों से खफा थी। वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे महिला ने लड़के के भाई को थप्पड़ मारा, वैसे ही लड़की पक्ष से आए लोगों ने लड़के पक्ष की धुनाई कर दी। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। सहारनपुर में मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोडवेज बस में मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। आरोप के मुताबिक सरफराज, दिलनवाज और दानिश ने रोडवेज बस में हंगामा किया था, बस ड्राइवर पर हमला किया था और बस में तोड़फोड़ की थी। पुलिस के सामने आरोपी गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ी दे दीजिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि दो पक्ष जो हैं, दोनों पक्ष के दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति को दोनों पक्ष की ओर से चोट आई है, जिसका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया है। दोनों पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है और इसमें एक पक्ष की परचून की दुकान थी और जो दूसरा पक्ष था उस पे उधारी को कुछ पैसे लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और दोनों की फिर झड़प हुई वहां पर। इसमें मुकदमा पंजीकृत है और इसमें जो भी व्यक्ति चिन्हित किए जाएंगे, सोशल मीडिया के जो वीडियो है उसके आधार पर भी चिन्हित किए जाएंगे और इसमें फिर उन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर के दौरान दो बदमाश के पैर में गोली लग गई है। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और कार बरामद की गई है। दोनों बदमाश वकील पर जानलेवा हमले के मामले में फरार थे। वकील की हत्या करने आए बदमाशों के पिस्टल में ही गोली फंस गई थी। इसके चलते वकील की जान बाल बाल बच गई थी और आरोपी अमित पर 5 और अजीत पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड का एक और वीडियो सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो निक्की के जलाने के ठीक बाद का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में आरोपी ससुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुर सतवीर को पुलिस ने सिरसा चौराहे से अरेस्ट किया और इस तरह के इस मामले में सभी चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये ससुर है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी नामजद आरोपी हैं, सास, ससुर और भी लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जेठ है
वो भी गिरफ्तार हो चुका है। सास की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन कौन है गुनहगार निक्की की हत्या के मामले में, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विपिन भाटी जो निक्की का पति था, उसे भी अरेस्ट किया गया। दयावती जो सास, उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अब ससुर भी गिरफ्तार हो चुका है। जितने भी नामजद आरोपी हैं, जेठ गिरफ्तार, सास गिरफ्तार और पति भी गिरफ्तार, और अब ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी टॉर्चर करते थे निक्की को। दहेज हत्या का ये पूरा मामला है। सूत्रों के मुताबिक निक्की और उसकी बहन कंचन का अपने पतियों से रील और वीडियो बनाने को लेकर विवाद था। इतना ही नहीं, ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी विवाद चलता था। सूत्रों के मुताबिक कंचन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील अपलोड करती थीं। इस पर विपिन और उसके भाई को काफ़ी ऐतराज़ था। 11 फरवरी को रील और पार्लर को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ था। इनके बाद दोनों बहनें मायके चली गई थी। 18 मार्च को पंचायत हुई, इसमें दोनों पक्षों ने बातें रखी। इसमें तय हुआ कि वो रील वगैरह नहीं बनाएंगी। दोनों बहनें ससुराल चली आईं। कुछ दिनों तक उन्होंने रील नहीं बनाई। बाद में जब फिर से वीडियो रील बनाया और पार्लर चलाया तो फिर से विवाद शुरू हो गया था। अमरोहा में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इस मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका ने ही उसे मौत के घाट उतारा था। महिला ने उसे बुलाया, बहाने से सिर पर वार कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कई साल से अवैध संबंध थे और वो उसको ब्लैकमेल किया करता था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था एवं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया था। परिवारजनों द्वारा गांव की ही मुन्नी देवी के खिलाफ हत्या का आरोप अंकित करते हुए तहरीर दी गई थी। मुन्नी देवी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उक्त घटना को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि हरपाल सिंह द्वारा मुन्नी देवी के ऊपर अवैध संबंधों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते मुन्नी देवी ने हरपाल सिंह को ईंट के खेत में बुलाकर उस पर लोहे की एक छोटी रॉड से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगरा में नकली दवाओं के काले कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ड्रग विभाग और एसटीएफ के एक्शन में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं जब्त की गई हैं। इस दौरान दवा व्यापारी हिमांशु अग्रवाल ने कार्रवाई रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। देखिए। शुक्रवार शाम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ड्रग विभाग और एसटीएफ का छापा। दरअसल टीम को सूचना मिली कि चेन्नई और पौंडीचेरी से नकली दवाओं की बड़ी खेप फव्वारा दवा मार्केट भेजी जा रही है। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दवाओं का जखीरा बरामद किया। इसके बाद फव्वारा मार्केट में हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल स्टोर के गोदामों पर छापेमारी हुई। इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई। इसके अंदर में मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम ऊपर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए हुए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। शनिवार देर रात इस मामले में नया मोड़ आ गया जब हेमा मेडिकल के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने कार्रवाई रोकने के लिए एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। हिमांशु 500 रुपए के नोटों से भरा बैग लेकर पहुंचा और रकम दोगुनी करने की पेशकश की, लेकिन टीम ने उसे बहाने से बुलाकर रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे हम लोग अपना सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की उसने हमको रिश्वत देने का कहा एसटीएफ के इंस्पेक्टर साहब को और हमको। शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए।
छापेमारी में अब तक 2.97 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं सीज की जा चुकी हैं, जिनमें सनोफी कंपनी के एलेग्रा टैबलेट की 2.97 लाख गोलियां शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं के बावजूद व्यापारियों के पास सिर्फ 10 लाख रुपए के बिल मिले। संदेह है कि ये दवाएं नकली हो सकती हैं। जांच के लिए 14 सैंपल लैब भेजे गए हैं। काउंटर फीटर्स हैं, ये क्यूआर कोड को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये क्यूआर कोड को भी जो है, अब इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस क्यूआर कोड या इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि इस ये नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसी जा सके। ये छापेमारी 2 मंडलों के ड्रग इंस्पेक्टरों और 2 असिस्टेंट ड्रग कमिश्नरों की मौजूदगी में हो रही है। इसमें कई और मेडिकल स्टोर भी जांच के दायरे में हैं। आगरा के फव्वारा मार्केट को लंबे समय से नकली और नशीली दवाओं का गढ़ माना जाता रहा है। इस कार्रवाई से पूरे दवा बाजार में हड़कंप मच गया है। इस मामले को सुलटाने के लिए एसटीएफ और ड्रग विभाग को 1 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई, तो टीम ने बहाने से आरोपी को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और 1 करोड़ रुपए बरामद भी किए। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा के सबसे बड़े दवा बाजार की तस्वीर है। ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया। यहाँ पर छापेमारी की बंसल मेडिको और हेमिया मेडिकल पर टीम ने लगातार छापेमारी की। शुक्रवार से ये छापेमार कार्रवाई जारी है। तो यहाँ से करोड़ों रुपए की दवाइयां तो जब्त की ही, तो उसके अलावा टीम ने 1 करोड़ रुपए भी बरामद किए। ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीमें अब इस रैकेट के तार अन्य शहरों और राज्यों से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जांच में पता चला है कि ये दवाएं चेन्नई और पौंडुचेरी से आ रही थीं। क्या ये रैकेट और बड़ा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये जानने के लिए जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में कर्नलगंज पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है जो कि स्कूलों, कॉलेजेस और कोचिंग के बाहर नशे का जाल बिछाए हुए थे। पुलिस ने नशे का सामान बेचने के आरोप में मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि उसने स्कूटी पर आगे पीछे 2 अलग अलग नंबर प्लेट लगा ली थी। जब डिग्गी खोली गई तो उसमें से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि स्कूटी चोरी की थी और इसका इस्तेमाल गैंग गांजा सप्लाई के लिए करता था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अजीज के गैंग में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। महिलाएं कॉलेजों के बाहर नशीली सिगरेट और पुड़िया बेचती हैं। गिरफ्तार अजीज के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के 14 केसेस दर्ज हैं। स्कूल कॉलेजेस के आसपास जो हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि ये ड्रग्स की बेचता है वहाँ पे, और चूंकि बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं और उनके भविष्य की बात है, तो टीम लगाई गई थी। इसको डिकॉय किया गया और इसको फिर फाइनली पकड़ करके जेल भेजा गया है। मैंने मीटिंग करके सभी चौकी इंचार्ज को, सभी थाना प्रभारियों को बताया है कि स्पेशली क्रिमिनल्स और जो ड्रग्स से रिलेटेड जो क्रिमिनल है, इन पे सख्त अभियान चलाएं और इनकी कमर तोड़ें और इनका जो ठिकाना है उस ठिकाने पे इनको भेजें। ये जेल के अंदर चारदीवारी में बंद करें। स्कूल कॉलेजेस के बाहर मादक पदार्थ की तस्करी करने की तमाम शिकायतें पुलिस के अधिकारियों को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी की और एक मादक तस्कर को गिरफ्तार किया। उस पर पूर्व में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। अगर उसके आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो पूर्व में भी 7 बार वो जेल जा चुका है। इस घटना के बाद जहां एक और पुलिस ने उसके एक गैंग के अन्य सदस्य की कुंडली खंगालने में लगी, तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि विद्यालयों के बाहर पुलिस की टीम मुस्तैद है, चाहे वो लड़कियों के विद्यालय हो चाहे पुरुषों का। उसके बाद आप देख सकते हैं हर स्कूल्स के बाहर महिला सब इंस्पेक्टर, उनकी टीम, यहाँ तक कि सर्विलांस की भी टीम लगाई गई और जो LIO की अधिकारी हैं वो भी हम मुस्तैद हैं और हर गतिविधि पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस के बाहर पुड़ियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को ये नशे का लती बना रहे थे, उस पर अंकुश लगे। उसके लिए अब पुलिस की टीम ने अपनी कमर कस ली है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बलिया में शवों के अंतिम संस्कार के दौरान गोली चलाने के 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास एक पिस्टल, एक कारतूस बरामद किए गए। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कठौरा सरयू नदी के घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान गोली चलाने के मामले में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें 22 अप्रैल को अंतिम संस्कार के दौरान हुए विवाद में गोली चली थी। इसमें 4 लोग घायल हुए थे। चंदौली में चंद्र प्रभा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण 15 से 20 गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण करमनाशा नदी, चंद्र प्रभा नदी और गड़ई नदी उफान पर है। वहीं सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई है।
ये आपको बता दें, तमाम नदियां, चाहे वो कर्मनाशा हो, चंद्रप्रभा हो और गढ़ही नदी हो, पूरी तरह उफान पर है। और उसका नतीजा ये है कि इस तरीके से जो मुख्य मार्ग है वो पानियों से भर गया है। हम अपने साथी से कहेंगे, पीछे एक दरोगा जी आ रहे हैं, एक सिपाही जी आ रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाएं। इनको इस तरीके से पार करने के लिए ट्रॉली का उपयोग करना पड़ा है, चूँकि ड्यूटी पर जाना है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके टाली से पार करना पड़ रहा है। हम बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही आ रही है यहाँ पे कि जैसे कुछ फाटक की वजह से लोग, मान लीजिए पहले बारिश के पहले पानी बांध में चपी हुई थी, खोलने की कोशिश किए होते तो आज ये बहुत नहीं आती बाढ़ की। ये बांध में चूंकि पानी छोड़ा गया है, हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो इस तरीके की समस्या है। आप आइए, ड्यूटी पे जा रहे हैं? ड्यूटी पे जा रहे हैं, हमारे श्रीमान जी वही हैं, 2 दिन से बुलाए हैं, यहीं आना है। तो अब पानी भरा हुआ है, तो बेचारे इनको कहे हैं तो 20 रुपया में कहें उस पार छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, साहब के पास जाना है ड्यूटी में, तो जा रहे हैं। इस तरीके की मुसीबत का सामना पड़ रहा है। आम आदमी ड्यूटी पर जाने के लिए भी इस तरीके की सगड़ी, जो या 3 पहिया सगड़ी करते हैं, उसका उपयोग करना पड़ा है। पीछे तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मोटरसाइकिल को ट्रॉली पर लाद कर ये लोग आ रहे हैं। पानी की मुसीबत है और दिक्कत है। शायद यही वजह है कि लोग परेशान हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। आलोक, क्या समस्या आ रही है? पानी सुबह से, कहने का मतलब कि कल यहाँ भर से ऊपर हो गया, आने जाने में बड़ा दिक्कत है। देखिए, यही हम लोग किसी तरह चंदौली का काम है, बहुत जरूरी, एकदम जनता बहुत परेशान है एकदम। निश्चित रूप से परेशानी है। और परेशानी की वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है और बांध से जो हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से तमाम नदियां जो है उफान पर है। और यही वजह है कि इस नदियों के तटवर्ती जो गांव हैं, उनके जो मुख्य मार्ग है, इस तरीके से कमर से ज़्यादा करियाओं तक जो बता रहे थे, मतलब कमर से ऊपर पानी है। नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। वाराणसी में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण घाट जलमग्न है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। बता दें कि कुछ दिन पहले गंगा में उफान के कारण रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए थे, लेकिन जलस्तर घटने के कारण लोगों को राहत मिली थी। अब फिर से बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा और इसके साथ ही तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है। आधे सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। जबकि जो पिछली बार उफान जो आया था उसमें गंगा घाटों को जलमग्न करते हुए बनारस के सड़कों पर जो गंगा का पानी है वो पहुंच चुका था। गंगा सड़कों पर नाव चलने लगी थी और एक बार फिर से जब पानी पिछली बार घटा तो अभी पूरी तरह से पानी घटा ही नहीं है और उसके बाद आधे सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। पहले से ही ये उम्मीद हो चुकी थी यहाँ के रहने वाले लोगों को कि अब जो जलस्तर है वो घटता चला जाएगा और जो घाटों का आपस में जो संपर्क टूटा हुआ है वो धीरे धीरे संपर्क फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन एक बार जलस्तर बढ़ने से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं फिर से हैरान और परेशान नजर आने लगे हैं। नावों को एक बार फिर से किनारे की तरफ बांधना शुरू हो गया है। जो चौकियां घाटों पर लग चुकी थी उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधी सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जो घाटों के साथ साथ जो तटवर्ती इलाके के जो लोग हैं उनको अब डर सताने लगा है कि एक बार फिर से कहीं उनको घरों से बाहर पलायन न करना पड़े, एक बार फिर से कहीं उनको बाढ़ राहत शिविर में आश्रय न लेना पड़े। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और इस पर पूरी तरह से नजर बनाया हुआ है। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि जो बारिश का जो असर है पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों में, उसका असर अब बनारस में भी दिखने लगा है और गंगा तेजी से बढ़ रही है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका विषय था राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुर्गादास सोईके मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा कि विश्व को दिशा देने की क्षमता केवल भारत के पास है। ये तभी संभव होगा जब हर नागरिक आत्मविश्वास, नैतिकता और आध्यात्मिकता को अपने जीवन का आधार बनाए। भारत की भूमि साधारण भूमि थोड़ी है दोस्तों। हम लोग ऊपर उठते आसमान को देखें, पहले नीचे की धरती को तो देखें।
ये वो भूमि है जिसके लिए गुरुदेव ने लिखा कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। पूरे सृष्टि के सौभाग्य की भूमि भारत की भूमि है। आप होनोलुलु से लेकर हिरोशिमा तक चले जाएं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले अध्यात्म ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। दिल्ली का एक मामूली सा ड्राइवर कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की डी कंपनी का मोहरा बन गया। ये खुलासा चौंकाने वाला है। नेपाल से कुछ रोज पहले गिरफ्तार हुआ भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल सिर्फ दिल्ली या भारत तक नहीं सीमित था, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल और चाइना तक अपने नेटवर्क को इसने फैलाया हुआ था। यही नहीं, यूपी के एक बाहुबली से सलीम पिस्टल के कनेक्शन भी काफी तगड़े थे। इसका पर्दाफाश हो गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। नाम सलीम पिस्टल, काम हथियारों की सप्लाई। दिल्ली का मामूली ड्राइवर सलीम पिस्टल भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सलीम पिस्टल पाकिस्तान की आईएसआई का एक बड़ा एसेट है और डी कंपनी से उसके लिंक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उसके डोजियर में साफ लिखा है कि कैसे पहले टायरों में छुपाकर हथियार भारत आते थे और बाद में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से पाकिस्तान से अवैध हथियारों की सप्लाई होती थी। यही नहीं, जब सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती की तो नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल होने लगा। काठमांडू एयरपोर्ट पर सलीम की सेटिंग के चलते उसके कंसाइनमेंट की चेकिंग नहीं होती थी और सिग्नल व कोड वर्ड के जरिए आसानी से हथियार नेपाल पहुंचते थे। फिर नेपाल से गाड़ी के टायरों में छिपाकर ये हथियार भारत लाए जाते थे। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से सलीम पिस्टल पाकिस्तान से उम्दा क्वालिटी के हथियार भारत ला रहा था। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों को इस ट्रेन रूट का पता चला तो सलीम पिस्टल ने नेपाल का रुख कर लिया। अब सलीम पिस्टल का अवैध हथियारों का कंसाइनमेंट पाकिस्तान से वाया एयर नेपाल पहुंचता था, जिसके बाद सलीम पिस्टल 4 व्हीलर गाड़ियों से नेपाल से इस कंसाइनमेंट को गाड़ियों के टायर में छुपाकर भारत लाने लगा। सलीम पिस्टल का नेटवर्क यूपी तक फैला था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टर्स को, बल्कि यूपी के बाहुबलियों को भी हथियार सप्लाई किए। इतना ही नहीं, दिल्ली की जेल में एक मुलाकात के बाद सलीम ने एक बाहुबली को पाकिस्तान से आने वाली खेप की डिलीवरी तक करनी शुरू कर दी थी। यही नहीं, खबर है कि यूपी के एक बाहुबली तो सलीम पिस्टल से लेने वाले हथियारों को एक दूसरे बाहुबली को सप्लाई करते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने दावा किया कि सलीम पिस्टल ने यूपी के एक बाहुबली को बुलेट प्रूफ गाड़ियां उड़ाने वाली एमएफ राइफल डिलीवर की थी। हालांकि यूपी पुलिस और सरकार की सख्ती के बाद इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन सलीम पिस्टल का नाम अब भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई कुख्यात गैंगस्टरों और यूपी के कुछ बाहुबलियों को भी सलीम पिस्टल लगातार अवैध हथियारों की खेप पहुंचा रहा था। सलीम पिस्टल भारत से फरार होने के बाद कई सालों तक पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड और दुबई में छुपा रहा और उसके बाद स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला सलीम अहमद, जिसे लोग सलीम पिस्टल के नाम से जानते हैं, अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले सलीम पिस्टल एक साधारण ड्राइवर था। 7वीं तक पढ़ा सलीम पिस्टल पहली बार 2010 में पाकिस्तान के कराची गया था। वहीं उसकी मुलाकात उसके भांजे मोहम्मद अजीज से हुई और अजीज के जरिए ही सलीम का सामना हथियारों की तस्करी से हुआ और अजीज ने उसे बताया कि नेपाल के रास्ते हथियार भारत पहुंचाए जाते हैं। बस यही वो पल था जिसने सलीम अहमद को सलीम पिस्टल बना दिया। मजबूर बाप का बेटा, 6 भाइयों और 2 बहनों का भाई, 3 शादियां कर चुका ये शख्स अब दिल्ली और पाकिस्तान के बीच हथियारों का पुल बन चुका था। भारत के सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर सलीम पिस्टल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान आईएसआई और डी कंपनी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके सीने में कई राज दफन है और यही राज सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं।
कुछ दिन पहले ही स्पेशल सेल ने सलीम पिस्टल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। गैंगस्टरों को आधुनिक और विदेशी हथियार सप्लाई करने की शुरुआत इसी ने की थी। करीब 5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने इसे 26 विदेशी पिस्टल और 800 कारतूस के साथ पकड़ा था।